नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 39। जो ये सेक्शन 39 है, यहाँ पर ये ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की बात कर रहा है। ओपिनियन ली जा रही है एक्सपर्ट से कोर्ट में, मतलब कि जब भी कोई केस चल रहा हो कोर्ट में, तो वहाँ पर अगर कोर्ट को जरूरत पड़ती है कोई ओपिनियन लेनी है वहाँ पर किसी एक्सपर्ट से, तो वहाँ पर ले सकती है कोर्ट। देखिए, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ओपिनियन से रिलेटेड सेक्शन 39 से लेकर के सेक्शन 45 तक इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कि ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन की बात करते हैं। कब वहाँ पर वो रेलिवेंट होंगे, अगर वहाँ पर ओपिनियन ली जा रही है तो सेक्शन 39 से लेकर के सेक्शन 45 तक यहाँ पर ओपिनियन ली जाती है। और जो सेक्शन 39 है, यहाँ पर ये एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो अलग अलग फील्ड्स होती है, साइंस, आर्ट, मेडिकल, अलग अलग तरह की फील्ड होती है जहाँ पर एक्सपर्ट से ओपिनियन ली जाती है। तो यहाँ पर सेक्शन 39 को आज हम जानेंगे। जो आगे के प्रोविजंस होंगे सेक्शन 45 तक, वो मैं एक एक सेक्शन को डिस्कस करूंगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ सेक्शन 39 ही जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 39 का जनरल रूल बताऊंगा। इसका जनरल रूल है क्या? देखिए, जनरली जो ओपिनियन होती है थर्ड पर्सन की, वो एडमिसिबल नहीं होती, लेकिन जो कोर्ट अपना फॉर्म करती है, कोई भी जो डिस्प्यूट होता है किसी केस में, तो वहां पर वो अपनी ओपिनियन फॉर्म करती है। वहां पर कोर्ट का अपना राइट होता है। कोर्ट वहां पर देखेगी जो भी वहां पर फैक्ट बताए जा रहे होंगे किसी पर्सन के थ्रू, तो उन्हीं फैक्ट में से वो ओपिनियन अपनी क्रिएट करेगी वहां पर, कि वहां पर वो केस बनता है या नहीं बनता, उसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वहां पर वो अपनी ओपिनियन फॉर्म कर सकती है कोर्ट का ये अपना राइट होता है। लेकिन जो थर्ड पर्सन होते हैं ना, उनकी ओपिनियन रेलिवेंट नहीं होती। अब मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ। एक पर्सन होता है और ये बी पर्सन को मर्डर करते हुए देख लेता है चाकू से सी पर्सन का। तो यहाँ पर ये सी पर्सन का चाकू से मर्डर कर देता है और ये कोर्ट में ये बोल रहा है कि बी पर्सन यहाँ पर चाकू से मर्डर किया है सी पर्सन का। यहाँ पर ये फैक्ट बता रहा है, और यहाँ पर अब कोर्ट फॉर्म करेगी। कोर्ट क्या फॉर्म करेगी कि यहाँ पर ये चाकू से यहाँ पर क्या हुआ है, इसका मर्डर हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये मेडिकल एक्सपर्ट को बुलाएगी सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग। जैसे ओपिनियन लेती है कोर्ट किसी भी एक्सपर्ट से, तो यहाँ पर ये मेडिकल जो डॉक्टर होते हैं उनसे यहाँ पर क्या लेगी, ओपिनियन लेगी। क्या यहाँ पर चाकू से इसकी डेथ हुई है, जो ये पर्सन ए पर्सन बोल रहा है, तो यहाँ पर ये एक्सपर्ट को बुलाएगी, अपनी ओपिनियन फॉर्म करेगी। तो यहाँ पर ये कोर्ट का राइट होता है। अब यहाँ पर ए पर्सन बोल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर चाकू से इसकी डेथ हुई है सी पर्सन की। बी पर्सन है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इसने चाकू से इसकी डेथ की होगी। तो यहाँ पर ये अपनी ओपिनियन फॉर्म कर रहा है। नहीं, इसकी यहाँ पर ओपिनियन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसको लग रहा है ना, अभी अपनी ओपिनियन यहाँ पर दे रहा है, तो इसकी ओपिनियन मान्य नहीं होगी, एडमिसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पर अपनी कोर्ट ओपिनियन फॉर्म करेगी थ्रू एक्सपर्ट्स। ये एक्सपर्ट्स को बुलाती है सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये यही बता रहा है जो जनरल रूल होता है। जनरल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर थर्ड पर्सन की ओपिनियन यहाँ पर रेलिवेंट नहीं होगी, वहां पर वो एडमिसिबल नहीं होगी, लेकिन कोर्ट अपनी ओपिनियन फॉर्म कर सकती है किसी भी एक्सपर्ट्स के थ्रू। मैं आपको एक केस और बता देता हूँ। इस केस का नाम है मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1957 का ये केस है। इस केस में कोर्ट ने यही हेल्ड किया था, अगर विटनेस को यहाँ पर राइट दे दिया जाए कि वो अपनी ओपिनियन दे सकता है, तो कोर्ट में जो जुडिशियल वर्क होता है ना, वहां पर वो डेलीगेट हो जाएगी। मतलब कि फिर कोर्ट अपनी ओपिनियन का राइट ही नहीं ले पाएगी, अपनी ओपिनियन नहीं दे पाएगी। ऐसे तो थर्ड पर्सन अगर कोई भी बोल देगा कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस पर्सन ने मर्डर किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने यहाँ पर इसका रेप किया है, तो वहां पर तो फिर थर्ड पर्सन की रेलिवेंसी मानी जाएगी, कोर्ट की तो रेलिवेंसी होएगी नहीं फिर। तो इस केस में यहाँ पर थर्ड पर्सन की जो ओपिनियन होगी वहां पर वो रेलिवेंट नहीं होती, वो एडमिसिबल नहीं होती। इस केस में ये हेल्ड किया गया था। लेकिन जो वो अपने फैक्ट बता रहा है ना, जो केस के फैक्ट है, वो रेलिवेंट होंगे, वहां से कोरोबरेट करेगी कोर्ट अपनी ओपिनियन फॉर्म करती है। फिर इस केस में यही हेल्ड किया गया था और कुछ नहीं था। कोर्ट के पास पावर होगी ओपिनियन फॉर्म करने की, थर्ड पर्सन के पास राइट नहीं है। लेकिन जो कोर्ट है वो ओपिनियन फॉर्म थ्रू किसके करेगी, थ्रू एक्सपर्ट्स के, जो सेक्शन 39 ही बता रहा है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक्सपर्ट विटनेस होते कौन है। हु इज एक्सपर्ट विटनेस? देखिए, एक एक्सपर्ट विटनेस वो होता है जिसके पास स्पेशल नॉलेज होती है, या फिर उसके पास स्किल्स होती है और एक्सपीरियंस होता है उसके पास। किस फील्ड में उनके पास एक्सपीरियंस, स्किल्स, स्पेशल नॉलेज होती है? साइंस, आर्ट, ट्रेड और प्रोफेशन, इन सभी चीजों में उसके पास होनी चाहिए, जो कि उनके पास ये नॉलेज एक्वायर्ड होती है प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन और केयरफुल स्टडी से। तो उन्हीं को ही हम एक्सपर्ट विटनेस बोलते हैं, जहां पर वो अपनी ओपिनियन वहां पर देते हैं कोर्ट को। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बता देता हूं। पहला है जैसे कि मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर कौन होते हैं? जो अपनी ओपिनियन देते हैं मेडिकल रिलेटेड,
जो मेडिसिन होती है, या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी मेडिकल वहां पर ऑफिसर बोल सकते हैं, जहां पर वो अपनी ओपिनियन वहां पर देते हैं कोर्ट को। केमिकल एनालिस्ट, जो केमिकल वहां पर एनालाइज करते हैं ये कौन सा केमिकल है, यहाँ पर वो अपनी ओपिनियन देते हैं कोर्ट को कि यहाँ पर ये केमिकल से इस वजह से इसकी डेथ हुई है यहाँ पर, तो वहां पर ये फॉर्म करते हैं अपनी ओपिनियन। और थर्ड है इसमें एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट, जो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट होते हैं वहां पर वो बॉम्ब से रिलेटेड वहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कोर्ट को। और जो फोर्थ है बैलिस्टिक एक्सपर्ट, वहां पर वो अपनी ओपिनियन देते हैं कोर्ट को, बैलिस्टिक एक्सपर्ट जो होते हैं। और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स, अब फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट वो होते हैं जहां पर वो पता करते हैं कि वो किसके फिंगर की उंगलियों के निशान है, मतलब कि जो हमारी फिंगर्स होती है ना, हमारी उंगलियों पे निशान होते हैं, तो सभी पर्सन के अलग अलग होते हैं, तो वहां पर वो पता करते हैं कि वो किस पर्सन के वहां पर फिंगरप्रिंट है, तो उनको हम फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बोलते हैं। और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, जहां पर वो पता करता है कि किस पर्सन के यहाँ पर साइन किए हुए हैं, ये किस पर्सन की हैंड राइटिंग है, तो वहां पर कोर्ट ओपिनियन फॉर्म करती है थ्रू एक्सपर्ट्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं जिनके थ्रू यहाँ पर कोर्ट क्या करती है, अपनी ओपिनियन फॉर्म करती है। और भी काफी सारे एक्सपर्ट होते हैं जहां पर कोर्ट अपनी ओपिनियन फॉर्म करती है थ्रू एक्सपर्ट्स। ये तो मैंने कुछ थोड़े बहुत ही आपको एग्जांपल्स बताए हैं, और भी काफी होते हैं। वैसे मैं आपको दो कंडीशंस और बता देता हूं जहां पर एक्सपर्ट जो होते हैं, जो अपनी ओपिनियन देते हैं, वहां पर कब वहां पर जरूरत पड़ती है उनकी। पहली इसमें कंडीशन है जहां पर डिस्प्यूट को रिजोल्व नहीं किया जा सकता विदाउट एक्सपर्ट, जहां पर जरूरी होता है एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना, तो वहां पर कोर्ट क्या करेगी, उस एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकती है, उसको बुला सकती है कि आप हमें यहाँ पर ये ओपिनियन दीजिए, इससे रिलेटेड ये मैटर है यहाँ पर। तो पहली कंडीशन ये हो गई। और जो दूसरी कंडीशन होती है, जो एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन दे रहा है रियली में वो एक एक्सपर्ट है, यहाँ पर ये पता करना है, तो वहां पर कोर्ट क्या करेगी, वहां पर उसके बारे में पता लगाएगी कि यहाँ पर जो ये एक्सपर्ट है क्या रियली में ये एक्सपर्ट है, कि यहाँ पर ये डिस्प्यूट को रिजोल्व कर सकता है। तो दूसरी कंडीशन ये होती है उसके बारे में पता होना चाहिए कि जो वहां पर वो एक्सपर्ट है वो उसमें माहिर है या नहीं है, वो रियलिटी में वो एक एक्सपर्ट है, तो तभी वहां पर उससे ओपिनियन लेगी कोर्ट। सिंपल सी ये बात है। ये दो कंडीशन है इसमें। अब जो मैंने अभी आपको ये बताया ना कि वहां पर वो रियली में क्या वो एक्सपर्ट है या नहीं है, तो इससे रिलेटेड एक केस भी है। इस केस का नाम है बालकृष्ण दास अग्रवाल वर्सेस राधा देवी 1989 का ये केस है। इस केस में यही हेल्ड हुआ था, जो भी एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन दे रहा है वहां पर पहले तो ये होना चाहिए कि वहां पर वो एक्सपर्ट होना चाहिए जो अपनी ओपिनियन दे रहा है, वहां पर क्या रियलिटी में वहां पर वो एक एक्सपर्ट है। तो कोर्ट वहां पर क्या कर सकते हैं, फिर उसके बारे में पता लगवाने के लिए क्या रियलिटी में वो एक एक्सपर्ट है, फिर उसका क्रॉस भी कर सकते हैं वहां पर, या फिर उसको चीफ भी करवा सकती है, री एग्जामिनेशन भी करवा सकती है। तो ये यहाँ पर कर सकती है उस एक्सपर्ट का, ताकि पता लगाया जा सके कि रियलिटी में वो एक एक्सपर्ट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड ये केस भी था। ये आप केस पढ़ लेना अगर आपको अच्छे से ये केस पढ़ना है। केस का नाम मैंने आपको बता दिया है, बालकृष्ण दास वर्सेस राधा देवी 1989 का ये केस है। अब जो एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन दे रहा है उसकी एविडेंशियल वैल्यू होगी क्या। देखिए, जो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देता है ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होते हैं। मान लीजिए किसी एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन दे दी और उसी ओपिनियन को लेकर कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुना दी, जो भी ओपिनियन एक्सपर्ट ने दी थी उसी की स्टेटमेंट पर। नहीं, ऐसा कोर्ट नहीं कर सकती। पहले तो वहां पर फैक्ट भी देखेगी, जो फैक्ट होंगे केस के, उस केस के फैक्ट से रिलेटेड वहां पर कोरोबरेट करेगी। जो भी वहां पर एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन दे रहा है उस ओपिनियन से वहां पर कोरोबरेट करेगी उन फैक्ट को, जो भी वहां पर केस के फैक्ट्स होंगे उन फैक्ट से कोरोबरेट करेगी, उनसे मिलाएगी। वहां पर जो यहाँ पर एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन दी है, अगर वहां पर कोरोबरेट हो रही है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट मिल रही है, तो वहां पर मान लिया जाएगा कि वहां पर वो एडमिसिबल है, तब वहां पर वो रेलिवेंट है एक्सपर्ट की ओपिनियन। बाकी वैसे वो रेलिवेंट नहीं होती, वो एडमिसिबल नहीं होती कोर्ट में। लेकिन वहां पर एक्सपर्ट ओपिनियन ज्यादातर मान्य होती है, क्योंकि वहां पर कोर्ट एक्सपर्ट की ओपिनियन लेती है। जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होते हैं, और जो मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं, तो इनसे रिलेटेड यहाँ पर ये एडमिसिबल होती है। यहाँ पर इनके पास एक्सपीरियंस और स्किल्स होती है, इसीलिए यहाँ पर इनको एडमिसिबल मान लेती है कोर्ट। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, जो एविडेंशियरी वैल्यू होती है, जो एक्सपर्ट ओपिनियन होती है, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू काफी कम होती है, लेकिन वहां पर कोरोबरेट करेगी कोर्ट।
उन सभी फैक्ट से जो केस के फैक्ट्स होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा बेयर एक्ट लैंग्वेज, जो सेक्शन 39 की बेयर एक्ट लैंग्वेज है, यहाँ पर ये क्या बता रही है। वैसे तो मैंने आपको जनरल रूल बता दिया है, एक्सपर्ट जो होते हैं उनकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है, क्या कंडीशंस होती है, जनरल रूल क्या होता है, एक्सपर्ट जो होते हैं अपनी ओपिनियन वहां पर फॉर्म करते हैं। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा जो ओपिनियन होती है एक्सपर्ट्स की वो क्या होती है और कब वो मानी जाएगी। लेकिन आपको बेयर एक्ट लैंग्वेज भी क्लियर होनी चाहिए, इसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज भी सेम वही बताएगी जो मैंने अब तक आपको बता दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं। जो इसमें सबसेक्शन 1 है, यहां पर ये बता रहा है व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन ए पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ और ऑफ साइंस और आर्ट। कोर्ट अपनी ओपिनियन फॉर्म कर सकती है किसके थ्रू, वहां पर जो साइंस होते हैं, जो साइंस की फील्ड में वहां पर वो एक्सपर्ट होते हैं, या फिर फॉरेन लॉ से रिलेटेड जो फॉरेन कंट्री के लॉज होते हैं उनसे रिलेटेड वहां पर कुछ जानकारी लेनी हो, ओपिनियन लेनी हो, या फिर आर्ट के फॉर्म में जैसे पिक्चर्स होती है उनसे रिलेटेड वहां पर क्या करनी हो, ओपिनियन लेनी हो, या फिर कोई एनी अदर फील्ड। और एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशंस, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी पहले आपको बताया था जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं जहां पर वो सिग्नेचर्स की पहचान करते हैं कि यहाँ पर ये किस पर्सन के सिग्नेचर है, किस पर्सन ने यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट दी थी, वहां पर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट पता लगाते हैं। और दूसरा है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, जहां पर वो पता करते हैं कि वहां पर ये किस पर्सन के फिंगरप्रिंट के निशान है, किस पर्सन के फिंगर के यहाँ पर निशान लगाए हुए हैं इस जो किसी भी चीज पर, तो वहां पर वो आइडेंटिफाई करते हैं। द ओपिनियंस अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन सच फॉरेन लॉ, या फिर कोई भी पर्सन जो एक्सपर्ट है, इसके पास स्किल है फॉरेन लॉ से रिलेटेड, साइंस में, आर्ट में, या फिर किसी एनी अदर फील्ड में उसके पास स्किल्स है। और इन क्वेश्चन एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर impressions are relevant facts and such persons are called expert। तो इन सभी को यहाँ पर एक्सपर्ट्स मान लिया जाएगा कि यहाँ पर ये अपनी फील्ड में जिनके पास स्किल्स है, उनके पास नॉलेज है, या फिर उनके पास एक्सपीरियंस है, तो इन सभी को यहाँ पर एक्सपर्ट मान लिया जाएगा। ये सबसेक्शन 1 यहाँ पर यही बता रहा है। और जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 सिंपली यहाँ पर यही बता रहा है व्हेन इन अ प्रोसीडिंग द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन on any matter relating to an information transmitted or stored in any computer resources or any other electronic or digital form। तो यहाँ पर यही बता रहा है कोर्ट की किसी भी प्रोसीडिंग में अगर कोर्ट को वहां पर अपनी ओपिनियन फॉर्म करनी हो, किससे रिलेटेड, कंप्यूटर रिसोर्सेज से रिलेटेड, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल फॉर्म में कोई भी वहां पर ओपिनियन फॉर्म करनी हो, कोई भी वहां पर इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो वहां पर कोर्ट एक्सपर्ट को बुलाएगी और उस एक्सपर्ट को हम बोलेंगे एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट। तो उसको हम यहाँ पर एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट बोलते हैं, जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड जो डिजिटल फॉर्म होते हैं उनसे रिलेटेड, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली वहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो वहां पर हम एक्सपर्ट को बुलाएंगे। तो वहां पर कोर्ट एक्सपर्ट को बुलाएगी, कोर्ट वहां पर ओपिनियन वहां पर फॉर्म करेगी उस पर्सन से जो वहां पर एक्सपर्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर उसके पास स्किल्स होगी, या फिर वहां पर वो डिजिटल फॉर्म में वहां पर वर्क कर रहा है, उसके पास स्पेशल स्किल्स है, तो उससे वहां पर ओपिनियन फॉर्म करवाएगी। और जो हमारा सेक्शन 79A है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बताया गया है, वहां पर भी इससे रिलेटेड वहां पर इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। मतलब कि जो भी आईटी एक्ट है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, जो भी वहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज होती है उनसे रिलेटेड, जैसे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होते हैं, या फिर कोई अदर डिजिटल फॉर्म कंप्यूटर जो नॉलेज होती है किसी के पास, तो वहां पर हम उस एक्सपर्ट से ओपिनियन फॉर्म करवा सकते हैं। कोर्ट वहां पर उससे ओपिनियन ले सकती है और फिर उसकी ओपिनियन को वहां पर रेलिवेंट मान लेगी कोर्ट और उसको एडमिट कर लेगी। अब इसी में ये एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। एक्सप्लेनेशन सिंपली यहां पर ये बता रही है जो वहां पर एक्सपर्ट है, जो सबसेक्शन 2 मैंने अभी आपको बताया है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर से रिलेटेड, डिजिटल फॉर्म से रिलेटेड वहां पर कोई भी ओपिनियन फॉर्म करनी है, तो वहां पर उस जो पर्सन है वहां पर एक्सपर्ट, उस एक्सपर्ट का नाम क्या होगा? एक्सपर्ट का नाम यही होगा जो मैंने अभी आपको बताया था, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो इसको हम एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट यहां पर बोल सकते हैं, जो वहां पर अपनी ओपिनियन देता है और उसके ओपिनियन को वहां पर रेलिवेंट मान लेती है कोर्ट। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जो ओपिनियन होती है एक्सपर्ट की कब यहां पर रेलिवेंट होगी, कब रेलिवेंट नहीं होगी, और एक्सपर्ट होते कौन है, और यहां पर क्या कंडीशन होती है जब एक्सपर्ट से यहां पर ओपिनियन ली जाती है, कब यहां पर कोर्ट ओपिनियन ले सकती है। और यहां पर मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है जो इसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज भी है, जो सेक्शन 39 है इसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज यहां पर क्या बता रही है, यह आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट होता है
तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी डेली की नोटिफिकेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही मिलती रहे। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी टॉपिक में, किसी भी सेक्शन में, या फिर आपको जनरल नॉलेज के लिए किसी केस से रिलेटेड वहां पर कोई आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप मुझे कॉल मी 4 ऐप के थ्रू मुझसे बात करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में यही तक था। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 40। ओके बाय।